हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, और हमें उम्मीद है आप उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन ये बना चुके हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर होगा तो आप हमसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, और वो टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। और आज का जो टॉपिक ऐसा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के आएंगे, उसमें फॉरफीचर और री इशू जरूर ही आएगा। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ये लास्ट जर्नल एंट्री होगा। इसके बाद इशू ऑफ शेयर में कोई नया एंट्री नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा सर? फिर उसके बाद आप जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन बनेगा और आपको सॉल्व करना है। जैसे आगे क्वेश्चन बनेगा, कंपनी शेयर इशू की, शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया, शेयर प्रीमियम पे इशू की, कॉल्स इन अरियर हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, कोई पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर फॉरफिट कर दिए, बाद में उन शेयर को किसी और को री इशू कर दिए। ये सारा टॉपिक मर्ज हो जाएगा एक क्वेश्चन में, ठीक है? इसलिए आज के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो बच्चे को समझ में नहीं आता है। वजह क्या है कि सीरियस नहीं रहते हैं, और आप सीरियस होके पूरे लेक्चर को देखेंगे तो समझ में आएगा, गारंटी हमारी है। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए, आप चंदन सर से पढ़े और समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है? चलिए, तो सेशन की शुरुआत एक दमदार लाइक के साथ करते हैं। चलिए, तो बच्चे, व्हाट वी विल लर्न इन टुडेज क्लास, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये दो टॉपिक आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। सवाल है, सर फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? देखो, आप जानते हो कि कंपनी शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट मांगती है, कंपनी शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगती है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी का इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाते हैं, तो कंपनी उन डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स का शेयर कैंसल कर देती है। उसी को हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। जैसे मान लो कंपनी किसी को 100 शेयर अलॉट की, एक शेयर 10 रुपए का है, 3 एप्लीकेशन में मिलना था, 2 अलॉटमेंट में, 3 फर्स्ट कॉल में, 2 सेकेंड कॉल में। अब कोई एक ऐसा ग्रुप है जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, जब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगी तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल मांगी तो सेकेंड कॉल नहीं दिया, तो उसके फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे ना करने की वजह से कंपनी जब उसका शेयर कैंसिल कर देगी तो उसी को हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है? जैसे क्लासरूम में ही होता है ना कि आपको जानते हो कोचिंग का फीस इंस्टॉलमेंट में देना है ना, तो कुछ पैसा हम आपको एप्लीकेशन पे मांगे जब आप एडमिशन लेने आते हो, एडमिशन फॉर्म का पैसा, कुछ हम आपसे अलॉटमेंट के टाइम में मांगे जब हम आपको सीट अलॉट करते हैं कोचिंग में, फिर उसके बाद क्लास में फिर मांगने आएंगे कुछ दिन बाद पैसा, दैट इज फर्स्ट कॉल, फिर मांगने आएंगे दैट इज सेकेंड कॉल। और होता है कई बार कि कुछ बच्चे फीस नहीं पे करते हैं, तो फर्स्ट कॉल मांगने आए नहीं दिए, तो हो सकता है, मेरे मन पे है कि हम हो सकता है इंस्टेंटली ही उसका सीट कैंसिल कर दे। फर्स्ट कॉल नहीं दिया तुरंत कैंसिल कर दिए, सेकेंड कॉल का वेट नहीं किए। और कई बार होता है फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है, हो सकता है कहीं अगले इंस्टॉलमेंट दे दे तो सेकेंड कॉल तक वेट करते हैं, ये भी नहीं दिया तो हो सकता है सेकेंड कॉल के बाद कैंसिल करें, ठीक है? तो कंपनी जैसे शेयर होल्डर्स का शेयर कैंसिल करती है, ऐसे ही जब कोचिंग में अलॉटेड सीट हम आपका कैंसिल करते हैं किसी बच्चे का, तो सीट कैंसिल किए ना, और वही सीट किसी और को बाद में अलॉट कर देंगे, किसी और का एडमिशन उस पर ले लेंगे, दैट इज री इशू। जब कंपनी शेयर होल्डर्स का शेयर कैंसिल करती है,
इंस्टॉलमेंट पे नहीं करने की वजह से, चाहे वो इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का हो सकता है या फर्स्ट कॉल का हो सकता है, चाहे सेकंड कॉल का हो सकता है, कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करने में शेयर होल्डर्स अगर फेल होता है तो कंपनी उस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स का शेयर कैंसिल करती है। इसी को बोलते हैं बच्चे फॉरफीचर ऑफ शेयर। और जब फॉरफिटेड शेयर, कैंसल्ड शेयर को बाद में किसी और को कंपनी री इशू करती है ना, उसे बोलते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, चलिए इन दोनों ही टॉपिक के बारे में मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है? फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब है बच्चे कैंसलेशन ऑफ शेयर। Forfeiture of share means cancellation of shares. Why? Due to non-payment of allotment और कॉल मनी। अगर कोई शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं देता है तो कंपनी उस शेयर होल्डर्स का शेयर कैंसिल करती है। इसी को हम बोलते हैं बच्चे फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, ओके। लिखा है पहला पॉइंट, इफ एनी शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल, यदि कोई भी शेयर होल्डर्स फेल होता है ड्यू अमाउंट पे करने पे, इधर अलॉटमेंट का और कॉल का, विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द डायरेक्टर में कैंसल हिज शेयर, दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। मतलब कि कोई भी शेयर होल्डर्स अगर शेयर का ड्यू मनी इधर अलॉटमेंट का या कॉल का पे करने में फेल होता है, at that time director has the right to cancel this share। डायरेक्टर के पास राइट होता है, डायरेक्टर उसका शेयर कैंसिल करता है। इसी को फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना? ओके, आगे है डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स मस्ट बी गिवन अ मिनिमम 14 days नोटिस रिक्वायरिंग टू पे द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर टुगेदर विथ एक्रूड इंटरेस्ट देयर ऑन, अनपेड अमाउंट टुगेदर विथ एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब जो शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट होता है, जो पे नहीं कर पा रहा है अपना ड्यू इंस्टॉलमेंट, उस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी मिनिमम 14 days का नोटिस देती है, 14 days बिफोर, कि आप काइंडली अपना ड्यू अमाउंट पे कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ। अदरवाइज उस पर क्लियरली मेंशन रहता है कि आप अगर नहीं पे करेंगे तो कंपनी आपका शेयर कैंसिल कर देगी। समझ में आया बात कि नहीं? तो जब कंपनी किसी शेयर होल्डर्स के द्वारा शेयर का ड्यू अमाउंट पे नहीं किया जाता है, पे करने में शेयर होल्डर फेल होता है, तो कंपनी उसका शेयर जब कैंसिल करे उसी को फॉरफीचर कहते हैं। और कैंसिल करने से पहले मिनिमम 14 days बिफोर नोटिस जरूर कंपनी देगा कि आप अपना इस डेट तक ड्यू अमाउंट पे कर दीजिए, इंटरेस्ट के साथ, लेट पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसके साथ। नहीं पे करेंगे तो हम आपका शेयर कैंसिल कर देंगे। नोटिस पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कैंसिलेशन की बात, कि नहीं पे करेंगे तो कैंसिल कर देंगे। क्लियर, ओके। द नोटिस मस्ट बी स्टेट दैट इफ अनपेड अमाउंट इज नॉट पेड विद इन द सर्टेन पीरियड शेयर शैल बी फॉरफिटेड। यही बात जो हमने बताया कि नोटिस में क्लियर मेंशन रहेगा कि अगर आप अनपेड अमाउंट नहीं पे करेंगे तो आपका शेयर कैंसिल कर दिया जाएगा। यहां तक फॉरफीचर की बात की है। ठीक है, आगे, आफ्टर द फॉरफीचर द नेम ऑफ शेयर होल्डर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर। फॉरफीचर के बाद कंपनी उस शेयर होल्डर्स का रजिस्टर पर से नाम हटा देता है। जैसे कोचिंग में कोई भी बच्चा का सीट अगर हम कैंसिल कर दिए, वो फीस नहीं दे रहा है, बार बार मांगने पे भी नहीं दे रहा था, हम कहते हैं ठीक है अगर आप 1 सप्ताह के अंदर नहीं देंगे, 2 सप्ताह के अंदर नहीं देंगे तो आपका सीट कैंसिल कर देंगे कि आप इस डेट के बाद मत आइएगा। मना कर दिए, और जब उसको मना कर दिए, सीट कैंसिल कर दिए, तो उसका नाम जो अटेंडेंस रजिस्टर है उस पर से हटा दिए। होता ना, ऐसे ही कंपनी कि डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर का जब शेयर कैंसिल करती है तो मेंबर रजिस्टर जो होता है जिसपे सभी मेंबर्स का नाम होता है उस पर से नाम हटा देती है। ठीक है, ओके। और उसके द्वारा जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट पेड है, मान लो सर कि वो एप्लीकेशन नहीं दिया,
सॉरी एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, मान लीजिए वो सेकेंड कॉल नहीं दिया इसलिए कैंसिल किए, तो ठीक है, तो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट जो पेड है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, ये कंपनी सीज कर लेगी और ये कंपनी का हो जाएगा, रिटर्न नहीं किया जाएगा। वही बात लिखा है, द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय हिम बिलोंग्स टू द कंपनी इज नॉट रिटर्न टू हिम। जो अमाउंट उन डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में पे किया गया है वो कंपनी का हो जाएगा, कंपनी उसे रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं बच्चे, फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब हो गया कैंसलेशन ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस कैंसलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और एनी कॉल मनी। ठीक है, फॉरफीचर में क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर्स का नाम कंपनी के मेंबर रजिस्टर से हटा देती है और शेयर होल्डर्स द्वारा जो ऑलरेडी पेड अमाउंट है वो कंपनी का हो जाता है, कंपनी उसे रिटर्न नहीं करती है। ठीक है, और फॉरफीचर करने से पहले 14 डेज पहले बिफोर, मिनिमम 14 डेज बिफोर कंपनी नोटिस जरूर देगी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स का कि कृपया आप अपना जो ड्यू इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ, अदरवाइज कंपनी आपका शेयर कैंसिल कर देगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है एंट्रीज ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर। एंट्रीज ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर कि जब कंपनी शेयर कैंसिल करती है तो क्या क्या जर्नल एंट्री करती है इसकी बात करेंगे। यहां पे हम लोग एंट्री सीखेंगे फॉरफीचर के टाइम में, फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है। ठीक है, ओके, तो बच्चे आप जानते हो कि कंपनी जो शेयर इशू करती है पब्लिक को, कैसे कैसे इशू कर सकती है, एट पार और एट प्रीमियम। क्या पब्लिक को डिस्काउंट पे इशू करते हैं, कहोगे नहीं सर। तो अब सवाल है कि जिस शेयर को पार पे इशू किए थे उसको कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, और जिस शेयर को प्रीमियम पे इशू किए थे 10 का शेयर 12 में, 10 का शेयर 15 में, उसको फॉरफिट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए, पहला केस है फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार। पार का मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो 10 का शेयर अगर 10 में ही इशू हो तो इसे हम बोलेंगे शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट पार। तो बच्चे जब कंपनी जिस शेयर को पार में इशू की थी उसको कैंसिल करेगी तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे ये सीखिए। देखो बच्चे, जब आप शेयर इशू किए थे, जब आप शेयर इशू किए थे तो याद होगा आपको हमेशा ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे ना। जैसे मान लो एप्लीकेशन का ड्यू एंट्री में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट के ड्यू में शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल में शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल में शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल करते थे ना। मतलब कि इशू के टाइम में आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे। क्यों? क्योंकि जब शेयर इशू करते थे तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ता था, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ओके, अब क्या है, उन शेयर को कैंसिल करेंगे। फॉरफिट मतलब कैंसिल करना, और जो ही शेयर को कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शेयर जब पब्लिक को ऑफर किए तो शेयर कैपिटल बढ़ा, तो इसलिए इशू के टाइम में शेयर कैपिटल को ड्यू एंट्री में क्रेडिट करते थे। और जब किसी शेयर होल्डर्स का शेयर कैंसिल करेगी कंपनी तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, और कैपिटल घटता है तो बताओ डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होगा ना। तो सुनिए, जब भी शेयर कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल को डेबिट करिएगा। क्लियर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जब भी शेयर कैंसिल करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिगर कैसे लिखेंगे, नंबर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितना शेयर कैंसिल कर रहे हैं, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। कॉल्ड अप का मतलब होता है कितना रुपया मांगा गया है। जैसे मान लो 10 के शेयर में से कंपनी अभी 8 रुपया ही मांगी है तो कॉल्ड अप 8 हुआ। 10 के शेयर में से पूरा 10 मांगी है तो कॉल्ड अप कितना होगा, 10। तो जितना शेयर कैंसिल कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा मांगा गया है, जितने इंस्टॉलमेंट तक, उतने तक का इंस्टॉलमेंट के फिगर को ऐड करोगे तो कॉल्ड अप निकल जाएगा। तो एक एंट्री हुआ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिगर कैसे लिखाएगा, जितना शेयर कैंसिल किए इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। ओके, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, इसका मतलब ये हुआ कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर, इसका मतलब यह हुआ कि जो इंस्टॉलमेंट मांगे और नहीं मिला, जिस कारण से फॉरफिट कर रहे हैं वो रीजन। जैसे मान लो हम आपसे अलॉटमेंट मांगे, आप अलॉटमेंट नहीं दिए,
कॉल मांगे, कॉल भी नहीं दिए, इसलिए कैंसिल कर रहे हैं, तो दोनों लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल। अगर आप अलॉटमेंट दे दिए हैं, कॉल नहीं दिए, तो फिर यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं लिखाएगा, केवल शेयर कॉल लिखाएगा। जो कॉल नहीं मिला हो, फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तो सेकंड कॉल, ठीक है। और अब बताओ, हम आपसे जो पैसा मांगे वो कॉल्ड अप हुआ, तो कॉल्ड अप लिखाया कहाँ पे? कॉल्ड अप लिखाया शेयर कैपिटल में, जितना शेयर कैंसिल किए इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में। कॉल्ड अप में से जो पैसा आप नहीं दिए, दैट इज कॉल्स इन अरियर, उसका नाम लिखेंगे उस इंस्टॉलमेंट का। अगर अलॉटमेंट नहीं दिए टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल नहीं दिए टू शेयर कॉल, दोनों नहीं दिए दोनों का नाम लिखाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मान लीजिए 8 रुपया आपने मांगा, लेट्स इमेजिन हमने 8 रुपया मांगा, कॉल्ड अप 8 है, 8 में से आप 5 नहीं दिए, दोनों इंस्टॉलमेंट मिला के 5 नहीं दिए, तो कितना दे दिए? 3 रुपया। 8 मांगे, 8 में से 5 नहीं दिए, कितना दिए? 3 रुपया। जो आप दिए दैट इज पेड अप, जो आप दिए वो पेड अप। और पेड अप कहाँ लिखाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर में। यहाँ पे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पेड अप लिखाएगा, पेड अप, ठीक है। तो फिर से सुनिए, एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप से नंबर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव ऑन कॉल। जो पैसा आपने मांगा और नहीं मिला उसका नाम लिखिएगा, दैट इज एक शब्द में कॉल्स इन अरियर। जो पैसा मांगे और नहीं मिला उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखना है, जो इंस्टॉलमेंट मिल गया उसका नाम नहीं लिखना है। और जो मिल गया वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जाएगा, पेड अप वैल्यू। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया एंट्री कि क्या एंट्री होगा शेयर फॉर फ्यूचर टाइम में? जिस शेयर को पार पे इशू किए थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैसे फिगर लिखोगे? नंबर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या हुआ? जहां तक पैसा मांगे हैं, ओके। टू जो इंस्टॉलमेंट मांगे और नहीं मिला, अगर अलॉटमेंट मांगे अलॉटमेंट नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मांगे, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल मांगे, सेकंड कॉल नहीं मिला, टू शेयर सेकंड कॉल। मतलब जो पैसा मांगा गया और नहीं मिला उसका नाम, ठीक है। और जो मिल गया सर वो कहां जाएगा? वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जाएगा। अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल, मतलब कि जो भी पैसा डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में आपको मिला है वो यहां पे जाएगा, पेड अप वैल्यू शेयर फॉर फ्यूचर में, ठीक है, ओके। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट हम और अच्छे से क्लियर करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल छोटा सा लिए हैं, इसके माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए क्या लिखा है, गोपाल वाज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ टेनिस। गोपाल एक पर्सन है जिसके पास 100 शेयर है 10 रुपए का, ऑफ अ कंपनी ऑन विच ही हैड पेड 3 ऑन एप्लीकेशन, जिसपे वो 3 रुपया एप्लीकेशन का दे दिया, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपया अलॉटमेंट का दे दिया, बट कुड नॉट पे 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। इफ द शेयर्स ऑफ गोपाल आर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स, द एंट्री ऑफ फॉरफिचर शैल बी शेयर्स विल बी। अब देखो गोपाल के पास 100 शेयर है, शेयर 10 का है, वो 3 रुपया एप्लीकेशन पे दे दिया, 2 रुपया अलॉटमेंट पे दे दिया। कितना दे दिया? 3 और 2 5 रुपया दे दिया, और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, 3 एप्लीकेशन का पे कर दिया। ध्यान दीजिए, गोपाल एप्लीकेशन का 3 रुपया पे कर दिया, अलॉटमेंट का 2 रुपया पे कर दिया, बट जब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगी तो फर्स्ट कॉल का 2 रुपया वो पे नहीं किया, ठीक है। डायरेक्टर उसका शेयर कैंसिल किया, तो क्या बताओ, 3 और 2 5 पे कर दिया, तो कितना नहीं, और कौन सा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का 2 नहीं दिया। तो कुल यहां से यहां तक में कितना मांगे हैं? जहां जो पैसा नहीं दिया ना कॉल्ड अप, वहां तक होगा 3 2 5 और 2 7, कॉल्ड अप कितना होगा? 7 रुपया। पूरे 10 कॉल्ड अप नहीं होगा, हो सकता है कि आगे 3 रुपया कंपनी बाद में मांगती। अभी जितना मांगी है जहां तक वहीं तक कॉल्ड अप होगा, ठीक है। कॉल्ड अप हो गया 7 रुपया, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि कॉल्ड अप हो गया 7 रुपया। सवाल से इसका जर्नल एंट्री करिए, तो देखिए जर्नल एंट्री देखेंगे। देखो शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना शेयर कैंसिल कर रहे हैं 100 इंटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना हुआ? 700। टू जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, कॉल सिनेरियो क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो पैसा नहीं मिला 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं मिला 200। जो पैसा मिल गया वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो पैसा मिल गया, कितना मिल गया है? ऊपर का ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 5 रुपया मिल गया है, 500, ओके। ये एंट्री होगा, ठीक है।
अच्छा एक बार और बता दें कि अगर मान लो बच्चे, यहां जो हम शेयर फर्स्ट कॉल लिखे हैं, अगर मान लो आप जब फर्स्ट कॉल नहीं मिला था उस समय अगर अरियर ओपन नहीं किए थे तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किए थे करेंगे, क्योंकि उस समय फर्स्ट कॉल एक्सेस डेबिट है, जब नहीं मिला तो क्रेडिट कर देंगे। अगर आप अरियर ओपन किए थे, कॉल्स इन अरियर ओपन किए थे बैंक एंट्री में, तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करिएगा एज पर सिचुएशन। यहाँ पे कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करिएगा, समझ गए बात ना? ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, विच वर इशूड एट प्रीमियम। बच्चे फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम, जिस शेयर को प्रीमियम पे इशू किए थे उसको हम फॉरफिट करेंगे तो क्या एंट्री होगा? प्रीमियम वाले में दो सिचुएशन होगा। क्या क्या होगा सर? एक होगा जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम था वो इंस्टॉलमेंट मिल गया, उसके बाद का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला इसलिए फॉरफिट कर रहे हैं, प्रीमियम मिलने के बाद वाला इंस्टॉलमेंट ना मिलने की वजह से फॉरफिट कर रहे हैं। और दूसरा प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, प्रीमियम मांगे बट नहीं मिला, तब फॉरफिट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों केस समझाएंगे वन बाय वन। पहला है व्हेन forfeiture take place after the premium is received। पहला है when forfeiture take place after the premium is received, और दूसरा है when forfeiture take place before the premium is received। दो केस है, एक है forfeiture कर रहे हैं प्रीमियम मिलने के बाद, और दूसरा कर रहे हैं forfeiture कर रहे हैं प्रीमियम मिलने से पहले, प्रीमियम नहीं मिला है इसलिए। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल तौर पे समझो कि गोपाल के पास 100 शेयर है, शेयर 10 का है, 10 रुपए का है, 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया गया था। पैसा कुछ इस तरह से मिलेगा, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 + 2p, फर्स्ट कॉल में 2, सेकेंड कॉल में 2। ठीक है, पहला केस समझिए कि गोपाल जो है हमको सेकेंड कॉल नहीं दिया इसलिए शेयर कैंसिल कर रहे हैं। गोपाल हमको सेकेंड कॉल नहीं दिया इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। तो तुरंत आप लॉजिक लगा लोगे कि सर इसका मतलब कि गोपाल आपको सेकेंड कॉल नहीं दिया तो वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दिया। 10 का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किए हैं, 12 रुपए में इशू किए हैं, एप्लीकेशन पे 3 मिलेगा, अलॉटमेंट पे 5 मिलेगा, जिसमें 3 फेस वैल्यू है, 2 प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल में 2, सेकंड कॉल में 2। गोपाल हमको सेकंड कॉल नहीं दिया इसलिए फॉरफिट कर रहे हैं। तुरंत आप लॉजिक लगा लोगे, अच्छा प्रीमियम वाला केस है और प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट में था उसके बाद वाला इंस्टॉलमेंट नहीं मिला इसलिए फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब प्रीमियम मिल गया है। मतलब अरे ऑब्वियस सी बात है, आप सेकेंड कॉल नहीं दिए तो ऑब्वियस सी बात है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल दे दिए हैं, एप्लीकेशन दे दिए हैं, और जो ही अलॉट जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम था वो दे दिए हैं तो प्रीमियम भी तो दे दिए हैं। आया समझ में? ओके, तो व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर प्रीमियम रिसीव्ड, मतलब प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट मिल गया है। जैसे यहां पे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट मिल गया है। तो सुनिए, लिखा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इफ प्रीमियम हैज बीन फुल्ली कलेक्टेड, यदि प्रीमियम एक बार शेयर होल्डर से मिल गया है, इट कैन नॉट बी कैंसल, इसको कैंसल नहीं करेंगे। अगर एक बार प्रीमियम मिल गया है इसको कैंसल नहीं करेंगे। इवन इफ द शेयर इज फॉरफिटेड लेटर ऑन, चाहे बाद में ही शेयर को कैंसिल क्यों ना करो, अगर एक बार प्रीमियम आपको मिल गया है उस प्रीमियम को कैंसिल नहीं करते हैं। जैसे शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए डेबिट किए ना, ऐसे ही प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए डेबिट नहीं करेंगे। एक बार प्रीमियम मिल गया, वंस प्रीमियम इज रिसीव्ड इट विल नॉट कैंसल। ओके, एज सच सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड इन द एंट्री ऑफ फॉरफीचर, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड, नॉट बी डेबिटेड, डेबिट नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। फिर सुन लीजिए, कंपनी जिस शेयर को प्रीमियम पे इशू की थी,
जिस शेयर को प्रीमियम पे इशू की थी उसमें दो पॉसिबिलिटीज होते हैं। एक होता है प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट में था वो इंस्टॉलमेंट मिल गया है, इसलिए उसके बाद वाला नहीं मिला इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। और दूसरा होता है नहीं, प्रीमियम वाला भी नहीं मिला है, तो प्रीमियम वाला नहीं मिला तो सेकंड केस है। अभी बता रहे हैं प्रीमियम मिल गया है उसके बाद वाला नहीं मिला है तो क्या करेंगे। तो अगर प्रीमियम मिल गया है तो फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करिएगा, ठीक ना। प्रीमियम जब मिल गया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं करिएगा फॉरफीचर एंट्री में, ठीक है। एंट्री जस्ट लाइक पार की तरह होगा, जैसे पार वाला केस में एंट्री था ना वही सेम एंट्री होगा। मतलब यहां पे आप लिख सकते हो सेम एंट्री लाइक पार। पार पे जैसे फॉरफीचर का एंट्री था ये वाला केस में, ये वाला केस में जो पार का एंट्री था ना वही एंट्री रहेगा, यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। चलिए एंट्री करके बताते हैं आपको। अगर ये केस जो हमने लिखा इसके अकॉर्डिंग है कि गोपाल के पास 100 शेयर था, 10 का शेयर था, 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किए, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 + 2, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल का 2 नहीं पे किया इसलिए कैंसिल किए। सर इसका फॉरफीचर का एंट्री करिए। चलिए करते हैं, देखिए देखिए शेयर कैंसिल करिएगा तो शेयर कैपिटल को डेबिट करिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से, कितने से? कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप प्रीमियम छोड़ के होता है, फेस वैल्यू में से होता है। तो जब हम आपसे फाइनल कॉल मांगे हैं तो इसका मतलब पूरा फेस वैल्यू मांगे हैं, ये कॉल्ड अप फेस वैल्यू में से होता है। 3 3 6 2 8 2 10 10 100 शेयर पे 10 के हिसाब से 1000 रुपया। 2 जो पैसा आप नहीं दिए, आप क्या नहीं दिए, किस लिए कैंसिल कर रहे हैं? सेकेंड कॉल नहीं मिलने की वजह से। तो लिख दीजिए 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जो पैसा नहीं मिला जिस वजह से कैंसिल कर रहे हैं, 100 शेयर पे 2 के हिसाब से 200। 2 जो पैसा मिल गया वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा। तो जो मिल गया ना शेयर फॉरफीचर में वो फेस वैल्यू जाएगा, ये बचा हुआ फेस वैल्यू यहां से यहां तक, ठीक ना। प्रीमियम नहीं, फेस फॉरफीचर में फेस वैल्यू में से जो मिला है। 10 में से 2 नहीं दिए तो कितना दे दिए? 3 3 6 2 8 रुपया। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा 800 रुपया, ये एंट्री होगा। समझ में आ गया? तो अब देखो क्या इस एंट्री में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किए हैं? नहीं, मतलब कि एक बार प्रीमियम मिल गया तो उसको कैंसिल नहीं करते हैं, जस्ट एंट्री पार की तरह है, पार वाले केस की तरह एंट्री है, ठीक है। ओके, अब सुनिए, अब दूसरा केस, व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड। प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम मिलने से पहले ही कैंसिल कर दिए, मतलब मांगे और नहीं मिला इसलिए कैंसिल कर दिए। मतलब ड्यू हुआ प्रीमियम बट नहीं मिला। तो when the forfeiture take place before premium is received, when the share is forfeited on which premium has becomes due, premium due हुआ, has not been received, लेकिन नहीं मिला। ड्यू एंट्री मतलब मांगे बट आपने नहीं दिया वो इंस्टॉलमेंट, इधर होली चाहे पूरा नहीं दिया चाहे पार्शियली। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट must be debited with the amount of premium not received in the entry of forfeiture. In the entry forfeiture, the entry will be, अब सुनो, अगर हम आपसे प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट मांगे और आप चाहे पूरा प्रीमियम नहीं दिए या पार्टली नहीं दिए, जितना से सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिए फॉरफीचर के एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम उतना से डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा? जिस पे प्रीमियम नहीं मिला है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल, कॉल में यहाँ पे जो भी कॉल नहीं मिला फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल उसका नाम लिखाएगा, और 2 शेयर फॉरफीचर। बस क्या ऐड हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड हो जाएगा जब प्रीमियम नहीं मिलेगा। चलिए इसका भी एक केस बताते हैं। जैसे मान लो बच्चे, जैसे इसी के एग्जाम्पल को समझो कि गोपाल को 100 शेयर इशू किए, 10 का सेल था, 2 रुपये के प्रीमियम पे। मान लीजिए एप्लीकेशन पे 3 रुपया था, अलॉटमेंट पे 3 + 2p था, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, सेकेंड कॉल पे 2 रुपया। मान लीजिए कि गोपाल केवल एप्लीकेशन दिया, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकेंड कॉल दिया, और आप इसका शेयर कैंसिल कर रहे हो, क्या एंट्री होगा बताइए? तो कहोगे सर यहाँ पे
यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कितना शेयर कैंसिल कर रहे हैं? 100। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू में से होगा, ये फेस वैल्यू में से कॉल्ड अप होगा। 3 3 6 2 8, जब हम पूरा मांगे हैं सेकेंड कॉल तक तो 10 रुपया। 3 3 6 2 8 2 10 तो 10 रुपया होगा। तो 100 शेयर इंटू 10, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में जाएगा 1000 रुपया। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 100 शेयर पे 2 के हिसाब से। ये प्रीमियम नहीं मिला है, नहीं मिला है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करेंगे, ठीक ना, क्योंकि जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम था वो नहीं मिला। तो 100 इंटू 200 रुपया यहाँ गया। अलॉटमेंट में कितना नहीं गया? नहीं मिला। अलॉटमेंट में कुल ये 5 रुपया, 3 2 5, 500 शेयर अलॉटमेंट में 500। अब देखो फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग लिखिएगा। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 100 शेयर पे 2 के हिसाब से 200। 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, 100 शेयर पे 2 के हिसाब से 200। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर में जो मिला है, जब आप हमको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिए तो क्या दिए हैं? केवल एप्लीकेशन। 3 के हिसाब से 300। समझ में आ गया? फिर समझ लो बच्चे, आप 100 शेयर गोपाल का कैंसिल कर रहे हो। शेयर 10 का था, 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू हुआ था, पैसा कुछ इस तरह से मिलता। उसने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकेंड कॉल दिया। उस केस में जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, ठीक ना, तो आपको ध्यान देना था, अरे मैंने तो शेयर प्रीमियम पे इशू किया था और प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। और सर ने बताया था जब प्रीमियम नहीं मिला तो फॉरफीचर के एंट्री में जैसे शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं वैसे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट करेंगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 2 जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला और जो मिल गया शेयर फॉरफीचर में। अब 100 शेयर पे पूरे कॉल्ड अप 10 था, 1000 रुपया शेयर कैपिटल में गया। प्रीमियम का 2 नहीं मिला, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 200 गया। 2 शेयर अलॉटमेंट में टुगेदर विथ प्रीमियम 500। 2 शेयर फर्स्ट कॉल में 200, 2 शेयर सेकेंड कॉल में 200। ठीक है, और जो मिल गया ये 3 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर में गया। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चे। चलिए हो गया, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, मान लो आपने शेयर को कैंसल कर दिया, चाहे पार वाला केस था, चाहे प्रीमियम वाला में प्रीमियम मिला या ना मिला, जो भी केस था, शेयर को कैंसिल कर दिया। एक एंट्री कैंसलेशन का होगा एज पर सिचुएशन। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, री इशू के बाद क्वेश्चन भी करेंगे। अब सवाल है कि हम शेयर इशू क्यों किए थे? पहली बार पैसे के लिए, और आपसे पैसा मांगे, आप कोई इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो गए तो हम आपका शेयर कैंसिल कर दिए। उसी शेयर को हम अब दूसरे को री इशू करेंगे, उसे बोलते हैं री इशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जैसे कोचिंग में कोई बच्चा फीस नहीं दिया, उसको मना कर दिए, तुम मत आना, ठीक है, रजिस्टर से नाम हटा दिए, सीट कैंसिल कर दिए। अब हम तो कोचिंग चला ही रहे हैं पैसे के लिए, वो नहीं दिया तो अब वही सीट किसी और को री इशू कर देंगे, दोबारा इशू कर देंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? फॉर जिस शेयर को कैंसिल किए वही शेयर किसी और को री इशू कर देंगे। ठीक है, ओके। अब सुनिए, जो फॉरफिटेड शेयर है बच्चे, उसको कंपनी री इशू पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे कर सकती है। पार पे भी री इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। लेकिन फ्रेश शेयर, जो फ्रेश शेयर था, वो पब्लिक को केवल पार और प्रीमियम पे ही इशू करते हैं, डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं। फ्रेश शेयर जो आप इससे पहले के टॉपिक से पढ़े, उसमें फ्रेश शेयर पब्लिक को जो ऑफर कर रहे थे केवल पार और प्रीमियम पे। बट फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग री इशू के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर लिखा है, डायरेक्टर्स हैव द ऑथोरिटी, डायरेक्टर्स के पास ऑथोरिटी होता है, पावर होता है, टू री इशू द फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर को री इशू करने का डायरेक्टर्स पर पावर होता है ऑन सच टर्म्स एज दे थिंक फिट, जैसा वो सोचते हैं कि जो भी फिट हो उसके अकॉर्डिंग री इशू करते हैं। दैट इज वाई से दैट दे आर लिबर्टी, उनके पास लिबर्टी होता है टू री इशू द फॉरफिटेड शेयर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मतलब कि डायरेक्टर्स के पास ऑथोरिटी होता है
कि फॉरफिटेड शेयर को री इशू करो जैसा वो सही समझे। पार पे तो पार पे, पार मतलब 10 का शेयर 10 में, प्रीमियम पे तो 10 का शेयर 10 से ज़्यादा में, डिस्काउंट पे तो 10 का शेयर 10 से कम में। लेकिन डिस्काउंट का एक लिमिट होता है, कितना डिस्काउंट देंगे, कितना होता है, जितना पहले फॉरफिटेड शेयर पे मिल चुका है। मतलब कि 10 का शेयर पे पहले 3 रुपया मिल चुका था तो मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपया ही देंगे। तो 10 का शेयर मिनिमम कितने में रीइशू करेंगे, 7 रुपये में। मतलब कि मैक्सिमम जितना पहले मिल चुका था उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आप निकाल लोगे मिनिमम कितना में रीइशू करेंगे। ओके, हाउएवर इफ द शेयर्स आर री इशूड, जब शेयर को री इशू करेंगे एट अ डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट प्रीवियसली रिसीव्ड ऑन दीज शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक एग्जांपल तौर पे मानिए कि इफ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 3 हैज ऑलरेडी बीन रिसीव, 10 के शेयर पे 3 रुपया पहले से मिल चुका था, इज फॉरफिटेड, उसको कैंसिल कर दिए, एंड अब री इशू कर रहे हैं, मिनिमम 7 मस्ट बी कलेक्टेड ऑन द री इशू। इट मीन्स मैक्सिमम डिस्काउंट 3 कैन बी अलाउड एज डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ 10 का शेयर पे 3 रुपया फॉरफिचर से पहले मिल चुका था और उसको हम कैंसिल कर दिए। अब जब री इशू करेंगे तो जितना पहले मिल चुका था फॉरफिचर के टाइम में मैक्सिमम उतने का ही डिस्काउंट देंगे। अगर 3 मिल चुका था 3 का तो 10 का शेयर पे मैक्सिमम 3 डिस्काउंट देंगे, तो मिनिमम कितने में री इशू करेंगे, 7 में। अगर सोचिए सर 10 के शेयर पे पहले आपको 6 रुपया मिल चुका था तो हाँ, तो 6 मिल चुका था तो अब 6 का डिस्काउंट देंगे मैक्सिमम, तो मिनिमम कितने में री इशू करेंगे, 4। समझ में आ गया कि मैक्सिमम डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर पे दिया जाएगा अमाउंट ऑलरेडी प्रीवियसली रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, जितना पहले मिल चुका था मैक्सिमम डिस्काउंट उतना। तो मिनिमम कितने में इशू करेंगे, फेस वैल्यू माइनस प्रीवियस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, वो माइनस कर दो तो निकल जाएगा मिनिमम कितने में इशू करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब बच्चे हम लोग फॉर री इशू में एंट्री क्या करते हैं, जनरल एंट्री, वो हम लोग देखते हैं। सुनिए, जैसे फ्रेश शेयर कंपनी इशू जब करती थी तो फ्रेश शेयर जब पहली बार इशू करती थी तो कंपनी एट पार इशू करती थी, एट प्रीमियम इशू करती थी, डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है। बट फॉरफिटेड शेयर पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इशू होता है। दूसरी बात, फ्रेश शेयर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में इशू होता था। एप्लीकेशन पे कुछ मिला, कुछ अलॉटमेंट में मिलेगा, कुछ फर्स्ट कॉल में मिलेगा, कुछ सेकंड कॉल में मिलेगा। बट फॉरफिटेड शेयर उन लेंदी प्रोसीजर के थ्रू कंपनी इशू नहीं करती है। फॉरफिटेड शेयर जब भी कंपनी इशू करती है तो एक बार में पैसा मिले, मतलब पैसा आया तो बैंक डेबिट, और शेयर इशू के तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। वो लेंदी प्रोसेस एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसे इशू नहीं करती है फॉरफिटेड शेयर। क्लियर? ओके, तो सुनिए, जर्नल एंट्रीज ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, मतलब जिन शेयर को री इशू कर रहे हैं फॉरफिटेड शेयर को, उसके री इशू के टाइम में क्या एंट्री होगा। पहला केस, इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट पार, अगर पार पे इशू कर रहे हैं तो पार मतलब 10 का शेयर 10 में फेस वैल्यू पे, तो जो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितना शेयर री इशू कर रहे हैं इनटू 10 मतलब फेस वैल्यू टू शेयर कैपिटल में, मतलब फॉरफिटेड शेयर री इशू करेंगे तो पैसा आएगा बैंक टू शेयर कैपिटल। इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू करें तो पैसा एक्स्ट्रा आएगा, जो आएगा वो बैंक में डेबिट होगा, टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगा, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट डिस्काउंट, अगर फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो जो पैसा आएगा वो बैंक में डेबिट होगा, जितना छूट देंगे उसके लिए डिस्काउंट डेबिट ना करके शेयर फॉरफिचर डेबिट करेंगे। जहां डिस्काउंट डेबिट ना करके शेयर फॉरफिचर डेबिट करेंगे। क्यों? जब आप शेयर को कैंसिल किए थे तो शेयर फॉरफिचर क्रेडिट हुआ था ना, और शेयर फॉरफिचर जो क्रेडिट हुआ था वो कैपिटल गेन था आपके लिए। तो अब शेयर को डिस्काउंट पे री इशू करने में जो लॉस होगा वो कैपिटल लॉस इसी से कवर अप होगा। ठीक है, तो जब शेयर को डिस्काउंट पे इशू करोगे तो शेयर फॉरफिचर डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट के पोर्शन से, और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको बता ही दिए कितना देंगे, जितना पहले ऑलरेडी मिल चुका था फॉरफिचर टाइम में मैक्सिमम उतना। तो आप देख लेना कैसे कितना दे रहे हो। तो बैंक डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरफिचर में विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफिचर में जाएगा। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड जो होगा वो बैंक में जाएगा,
और फेस वैल्यू जो होगा वो शेयर कैपिटल में आएगा, फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में। ठीक है, अब सुनो, अब तो कंपनी तीनों सिचुएशन में तो इशू करेगी नहीं, या तो पार पे इशू करेगी, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पे। पार पे इशू के पैसा आया, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे इशू के पैसा आया, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू के पैसा कम मिला, जो मिला वो बैंक में गया, जितना छूट दिए शेयर फॉरफीचर में और शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से। अब सुनो, आफ्टर द री इशू, जो भी सिचुएशन हो, या पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, आफ्टर द री इशू शेयर फॉरफीचर बैलेंस और द गेन ऑन री इशू इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मतलब जरा सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बच्चे आप शेयर को जब कैंसिल किए थे, शेयर को जब कैंसिल किए थे तो हर कैंसल एंट्री में शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किए थे, यहां भी शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किए थे, शेयर को कैंसिल करने में किए थे ना। जब आप शेयर को फॉरफिट किए थे तो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कर रहे थे ना जी, फॉरफीचर एंट्री में। हो गया यस सर। तो ये जो फॉरफीचर के टाइम में शेयर को फॉरफीचर क्रेडिट कर रहे थे, ये शेयर फॉरफीचर आपके लिए कैपिटल गेन था। क्या था? कैपिटल गेन। ठीक है, तो जब फॉरफिटेड शेयर को आप री इशू कर दिए, तो री इशू के बाद उन जिन शेयर को री इशू कर रहे हो उस पे जो फायदा हुआ है री इशू करने से, ये उतने शेयर का फॉरफीचर बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जिस शेयर को हम फॉरफिट किए, अगर हम उसको री इशू कर दिए तो उसके फॉरफीचर बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगर री इशू पार पे किए हो, प्रीमियम पे किए हो, तो कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं होगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर री इशू डिस्काउंट पे किए हो तो जितना डिस्काउंट दिए हो उतना से शेयर फॉरफीचर माइनस करके एक्सेस जो बचेगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सुनो, पहले समझ लो, ये न्यूमेरिकल बताएंगे, उस समय समझ में आ जाएगा। अभी नोट कर लेना कि ट्रांसफर द गेन ऑन री इशू टू कैपिटल रिजर्व, मतलब कि री इशू के बाद ऑटोमेटिक है कि जिन शेयर को हम कैंसिल किए थे उसको अगर हम री इशू कर दिए, उसके फॉरफीचर बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, उसका एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये हो गया। और आपको बुक में जो क्वेश्चन में आंसर जो दिया रहेगा, वो आंसर में यही दिया रहेगा कि कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यही दिया रहेगा, यही आपको मैच करना होता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो। ये एंट्री हम आपको और अच्छे से क्वेश्चन जैसे बताएंगे वैसे वैसे समझाएंगे। अभी नोट कर लीजिए। ये एंट्री करने के लिए कहे चाहे नहीं कहे, री इशू के बाद ऑटोमेटिक है, ये एंट्री होगा ही होगा। नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो क्या, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ठीक ना। ओके, तो बच्चे एक बात और बता दें, जिस शेयर को आप कैंसिल किए और अगर उसको री इशू नहीं किए हैं, कैंसिल किए, फॉरफिट किए, बट अभी री इशू नहीं किए, तो जब तक री इशू नहीं किए तब तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। री इशू के बाद ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन है, पवन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। 5 लाख कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है, जिसमें रुपीज का सिंबल दिया है। 5 लाख ऑथराइज कैपिटल है, दैट इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी का एक शेयर 10 का है। तो बच्चे, कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपया है, और एक शेयर 10 रुपये का है, 10 ईच, मतलब एक शेयर 10 का है। तो अगर हमें ऑथराइज शेयर जानना होगा तो कितना हो जाएगा,
5 लाख कैपिटल है और एक शेयर 10 का है, तो इसको 5 लाख को एक शेयर के वैल्यूज डिवाइड कर दिए तो ऑथराइज शेयर 50,000 शेयर हो गया। समझ में आया बात कि नहीं आया? जैसे कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है, मतलब मैक्सिमम कंपनी शेयर इशू करके 5 लाख रेज कर सकती है, चाहे कैसे भी इशू करे, चाहे कैश में इशू करे, चाहे कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, मैक्सिमम कंपनी 5 लाख रेज कर सकती है शेयर इशू करके, ठीक है। और एक शेयर 10 का है, तो बताओ मैक्सिमम शेयर कितना इशू कर सकती है, नंबर्स ऑफ शेयर, तो 5 लाख को 10 से डिवाइड कर दिए, मैक्सिमम 50,000 शेयर इशू कर सकती है लाइफ टाइम में। आगे देखते क्या लिखा है। इट परचेज, मतलब कंपनी परचेज बिल्डिंग फ्रॉम वाई, वाई से खरीदा फॉर 2 लाख, 2 लाख का, और इशूड फुल्ली पेड शेयर्स टू वाई फॉर परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन भी आ गया, जो आप पढ़े थे शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो टॉपिक का भी एक पॉइंट आ गया। क्या आ गया कि कंपनी बिल्डिंग परचेज किया है, बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम वाई, किससे परचेज किया है? वाई से। कितने में खरीदा है? 2 लाख में, 2 लाख में बिल्डिंग वाई से खरीदा है, ओके। और बदले में इशू किया फुल्ली पेड बोनस शेयर, और वाई को इशू किया इशूड बोनस शेयर, सॉरी बोनस शेयर कर रहे हैं, बदले में कंपनी उसको शेयर इशू कर दिया, इशूड फुल्ली पेड शेयर। फुल्ली पेड का मतलब हो गया कि आपने पूरा पेड कर दिया, अब आपसे कुछ लेना नहीं है। मतलब कंपनी 2 लाख का बिल्डिंग खरीदा वाई से, और बिल्डिंग के बदले में वाई को शेयर दे दिया अपने कंपनी का, ठीक है। यहां तक का पॉइंट हो गया परचेज कंसिडरेशन वाला, मतलब इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आगे कह रहा है इट इनवाइटेड, पब्लिक को इनवाइट किया, एप्लीकेशन फॉर बैलेंस 30,000 पेबल एज फॉलो। जैसे इसको जब 2 लाख का शेयर, 2 लाख शेयर दिया ना, तो कितना शेयर दिया होगा? जब 10 का एक शेयर है तो 20,000 शेयर दिया होगा, किसको? वाई को। उसके बाद बचा जो 30,000 शेयर वो पब्लिक को इशू किए, जिसमें 30,000 शेयर पब्लिक को इशू किया, पब्लिक इशूड इशूड टू पब्लिक कर दो, पब्लिक इशूड नहीं, इशू टू पब्लिक, पब्लिक को इशू किया 30,000 शेयर। और आप जान ही रहे हो एक शेयर कितने का है? 10 का, 10 ईच। पैसा कैसे मिलेगा? 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। पैसा मिलेगा एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकेंड कॉल पे 2। ये 10 रुपया हो गया। आगे कह रहा है अशोक who had been allotted 500 shares failed to pay both call। आगे कह रहा है कि अशोक जिसके पास 500 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसको 500 शेयर अलॉटेड था, वो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे करने में फेल हो गया। जब मैं क्रॉस कर दूं मतलब नहीं दिया, मतलब नहीं दिया, ठीक है, यहां तक तो आपको आता ही है, नहीं दिया, फेल टू पे। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इसलिए उसका शेयर फॉरफिट कर दिए। अशोक का शेयर, हिज शेयर फॉरफिटेड, इसलिए कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर दी। एंड री इशूड एट 9 पर शेयर टू हरी, री इशू, री-issued ₹9 per share to Hari as fully paid up, make necessary entries in the books of company। आपको जर्नल एंट्री करना है। एक बार मैं क्वेश्चन को और अच्छे से समझा देता हूं, समझ में आएगा। देखो समझिएगा, पहले इसको नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। अब देखो कंपनी का सबसे पहले ना सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन का एक एक वर्ड अच्छे से आना चाहिए। क्या कह रहा है
और जो कह रहा है आप वही समझो जो क्वेश्चन कह रहा है, इधर उधर कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑथराइज कैपिटल कंपनी का 5 लाख है और एक शेयर 10 का है, तो समझ में आ गया। अच्छा, कंपनी मैक्सिमम 50 शेयर इशू कर सकती है, जिसमें से कंपनी ने वाई से बिल्डिंग परचेज किया है 2 लाख का और बदले में वाई को शेयर इशू कर दिया कंपनी ने, ठीक है। यहां तक तो अलग पॉइंट हो गया। इसके बाद कंपनी 30,000 शेयर पब्लिक को ऑफर की, शेयर 10 का है, 10 का शेयर पे पैसा कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। सबने पैसा दे दिया, केवल अशोक ने अपने 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। अगर यहीं पे सेंटेंस क्लोज हो जाता, फुल स्टॉप, और कहता जनरल एंट्री करने के लिए, तो आपको आता है पिछला कॉन्सेप्ट आपने जितना पढ़ा था, इस अभी के टॉपिक को छोड़ के आप यहीं तक पढ़े थे कि अशोक फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगते, बट उतना कम मिलता। यहां तक तो आप कर ही सकते हो। यहां के बाद नया पॉइंट ऐड हुआ है, वो नहीं दिया इसलिए कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर दी, कैंसिल कर दी, और बाद में उन शेयर को री इशू किया है 9 पर शेयर टू हरी एट फुल्ली पेड अप के हिसाब से। तो सुनो बच्चे, एक काम करो, कभी भी क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं कि हमको नहीं आ रहा है। आप हमेशा ये सोचो, अच्छा फॉरफिट कब कर रहे हैं? सेकेंड कॉल के बाद कर रहे हैं, तो सेकेंड कॉल तक का तो आपको एंट्री आता है, पहले सेकेंड कॉल तक का एंट्री करिए, फिर हम समझाएंगे फॉर फ्यूचर और री इशू का एंट्री क्या होगा। जैसे आप वो सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया इसलिए सेकेंड कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो भाई आप सेकेंड कॉल तक का तो एंट्री कर सकते हैं। फॉरफीचर तो सेकेंड कॉल के बाद होगा, तब ना आप समझोगे फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा। पहले सेकंड कॉल तक का एंट्री करते हैं, इस पॉइंट को अभी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहां से यहां तक का पॉइंट आपको पुराना पॉइंट सब है, पहले इसका एंट्री करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी पब्लिक को इशू करने से पहले 2 लाख का बिल्डिंग खरीदी है वाई से और उसको शेयर दी है, उसका एंट्री होगा। चलिए एक फ्रेश पेज लेते हैं। आप जब भी जर्नल एंट्री करिएगा फॉर्मेट में करिएगा, मैं बिना फॉर्मेट के करूंगा, आप फॉर्मेट में, ठीक ना। ओके, देखिए पहला एंट्री होगा, कंपनी ने बिल्डिंग परचेज किया, तो बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग कंपनी के लिए एसेट्स है, एसेट्स आता है तो डेबिट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किससे खरीदा है? वाई से, तो वाई का नाम दिया है तो वाई लिखोगे, नाम नहीं दिया होता तो वेंडर लिखते, टू वेंडर ब्रैकेट में लिख दिए हैं। वाई डेबिट कितना का बिल्डिंग खरीदा था? 2 लाख का, लिख दीजिए बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम वाई, वाई से बिल्डिंग खरीदा गया। अब बच्चे वाई से कंपनी बिल्डिंग खरीदी, अब कंपनी क्या की, वाई को बदले में शेयर दे रही है। कितने? 2 लाख रुपया देना था वाई को, अब 2 लाख का कंपनी शेयर दे देगी, 2 लाख शेयर दे देगी, 2 लाख का शेयर दे देगी उसको वाई को, तो वाई को शेयर देंगे तो वेंडर अब मेरा कम हो जाएगा, अगले एंट्री में वाई डेबिट हो जाएगा, वाई मतलब कि वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम फिगर से। ये हुआ वाई को शेयर दिए उसका एंट्री, वाई को शेयर दिए उसका एंट्री। यहां पे आप नरेशन लिख लो, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ शेयर। परचेज कंसिडरेशन हमने डिस्चार्ज किया शेयर इशू करके, 2 एंट्री हो गया। कंपनी वाई से बिल्डिंग परचेज की, उसका एंट्री, जो चीज परचेज की बिल्डिंग डेबिट टू वाई, बदले में वाई को शेयर दी तो वाई क्रेडिटर कम हो गया, क्रेडिटर घटता डेबिट, वाई डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 एंट्री हो गया। अब हम करेंगे पब्लिक को जो शेयर दे रहे हैं उसका एंट्री, पब्लिक को जो शेयर दे रहे हैं उसका एंट्री। ये 2 एंट्री हो गया बच्चे, कहां से कहां तक का? ये पॉइंट का कि वाई से बिल्डिंग परचेज किए 2 लाख का और बदले में उसको शेयर दिए। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है कि वाई से बिल्डिंग परचेज किए तो बिल्डिंग टू वाई और शेयर दिए तो वाई टू शेयर कैपिटल, यहां तक क्लियर है। अब आप जो पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हो 30,000 शेयर, उसमें एप्लीकेशन पे 30 है, अलॉटमेंट 3, एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट 3 है, फर्स्ट कॉल 2 है, सेकेंड कॉल 2 है, जिसमें अशोक अपने 500 शेयर पे फर्स्ट
फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया उसका एंट्री करना है, यहां तक पहले करिए फिर फॉरफीचर आगे समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो 30,000 शेयर पे एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दिया है, चलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, इसका एंट्री करिए। एप्लीकेशन पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 शेयर पे 3 के हिसाब से, 30,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 90,000 रुपया, 90,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। यहाँ लिख दीजिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। चाहो तो और डिटेल में लिख सकते हो, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ₹3। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां जितने शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था उतने से यहाँ डेबिट हो गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर कैपिटल 90,000। लिख दीजिए एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। ये हमने एंट्री किया बच्चे एप्लीकेशन का। अब हम अलॉटमेंट का करेंगे, ठीक ना। अलॉटमेंट मांगेंगे पहले, यहां तक नोट करना है, नोट कर लीजिए। ओके, अब अलॉटमेंट मांगेंगे। चलिए अलॉटमेंट मांगते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए अलॉटमेंट कितना था, 30,000 शेयर है, 30,000 शेयर पे अलॉटमेंट 3 के हिसाब से 90,000 मांगिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 लिखिए। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 90,000 मिल जाएगा क्योंकि सबने दे दिया है पैसा, किसी का कोई एरियर नहीं है। लिख दीजिए अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। यहां तक हो गया। अब फर्स्ट कॉल मांगेंगे। चलिए फर्स्ट कॉल मांगिए। फर्स्ट कॉल कितना है, फर्स्ट कॉल 30,000 शेयर पे 2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगिएगा। केवल 500 शेयर पे अशोक फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, उतना कम मिलेगा। तो ड्यू एंट्री में कोई दिक्कत उससे नहीं है। ड्यू में पहले मांगेंगे 30,000 शेयर पे 2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगेंगे, बैंक वाले में 500 शेयर पे कम मिलेगा। चलिए फर्स्ट कॉल मांगिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 60,000 लिख दीजिए। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मांगा गया। अब पैसा मिलेगा, यहां पे ध्यान देना है आपको। पैसा मिलेगा, जो आएगा वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो आएगा वो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बच्चे एक बात आपको बता दें, अब सवाल है अरियर ओपन करे कि ना करे। तो सुनो मैं बता दे रहा हूं, आपके मन पे है, आप चाहो तो अरियर ओपन करो, चाहो तो ना करो। यहां पे आपके पास अरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन होता है कि चाहे कॉल्सिन अरियर ओपन करिए या ना करिए। अगर आप अरियर ओपन करेंगे तो यहां पे कॉल्सिन अरियर को डेबिट करेंगे, जो पैसा नहीं मिलेगा, और शेयर फर्स्ट कॉल को पूरे क्रेडिट करेंगे। और ध्यान रखना है, अगर आप अभी अरियर ओपन किए तो जब शेयर फॉरफिट करोगे ना तो अरियर ही क्रेडिट करोगे, कॉल्सिन अरियर ही क्रेडिट करोगे। और नहीं ओपन करोगे, उतना से फर्स्ट कॉल को कम क्रेडिट किए हो तो उस समय जब
फॉरफिट के टाइम में फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करेंगे। तो आप पूछोगे हमसे सर आप क्या करेंगे, तो हमें जब बोलता है क्वेश्चन में क्लियरली ओपन करिए कॉल शेड्यूल तो हम करते हैं, नहीं बोलता है तो हम नहीं करते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप ओपन करना चाहो या ना। मैं तो कहूँगा आप मेरे अकॉर्डिंग ही चलो, बाकी आपका ऑप्शन ओपन है, आप चाहो तो ओपन कर सकते हो, चाहो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब 60,000 शेयर 30,000 शेयर पे 2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगे, सब कोई देता तो पूरा 60,000 मिलता, बट अशोक अपने 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 500 शेयर पे 2 के हिसाब से 1,000 रुपया नहीं दिया। 1,000 रुपया फर्स्ट कॉल का क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। अगर ओपन करते तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर डेबिट करते, लेकिन हम नहीं किए हैं तो 1,000 तो कम मिला है, तो 60,000 मांगे और उसमें 500 शेयर पे 2 के हिसाब से 1,000 रुपया कम मिला है। कितना मिला है? 59,000। जो मिला है वो बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर फर्स्ट कॉल उतने से ही क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि हमने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया 60,000 से, बट क्रेडिट किया है 59 से, तो इट इंडिकेट्स कि हमारा फर्स्ट कॉल एक्सेस डेबिट है 1,000 से। तो जिस दिन फॉरफिट करेंगे उस दिन वो 1,000 क्रेडिट कर देंगे। और अगर आज कॉल्स इन अरियर ओपन कर दें तो फर्स्ट कॉल पूरे 60,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो जिस दिन फॉरफिट करेंगे उस दिन कॉल्स इन अरियर फिर क्रेडिट करेंगे, फर्स्ट कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा क्लोज कर दिया फिर दोबारा कैसे करोगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। लिख दीजिए फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर। 500 शेयर छोड़ के फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। अब आगे सेकेंड कॉल मांगिए। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांगे 30,000 शेयर पे 2 के हिसाब से। सेकेंड कॉल भी 2 रुपए के हिसाब से, देखो सेकेंड कॉल भी 2 रुपए के हिसाब से। 30,000 शेयर पे सेकेंड कॉल 2 के हिसाब से मांगे 60,000। 60,000 सेकेंड कॉल ड्यू किए। अब सेकेंड कॉल का पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब सवाल है सर पूरे 60 मिलेगा? नहीं, सबने दे दिया, सबने दे दिया। अशोक अपने 500 शेयर पे सेकेंड कॉल नहीं दिया, 500 शेयर पे 2 के हिसाब से। सेकेंड कॉल का भी 500 शेयर पे 2 के हिसाब से 1,000 रुपया नहीं मिला, तो कितना मिला? 59,000। 59,000 ये मिला, ठीक है। नरेशन लिख दीजिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मिल गया एक्सेप्ट 500 शेयर। 500 शेयर छोड़ के बाकी सब पे सेकेंड कॉल मिल गया। 500 पे कौन था, नाम क्या था? अशोक नहीं दिया 500 पे, ठीक है, बाकी मिल गया। अब बच्चे हम लोग करेंगे, अब हम लोग करेंगे फॉर फीचर का एंट्री। अब हम लोग करेंगे फॉर फीचर का एंट्री, इधर करेंगे फॉर फीचर का एंट्री। मतलब आप जैसे कर रहे हो ना, आप जैसे कर रहे हो यही आगे चलेगा, यही नीचे, बट हम आपके समझाने के लिए बगल में कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब सुनो, क्या फॉर फीचर वाले क्वेश्चन में नॉर्मल एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है? फॉरफिट अब ना करोगे तो यहां तक तो आप कर ही सकते हो सॉल्व। ये कभी मत कहना सर मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट आप सीखते जा रहे हो। जितना सीख गए उतना आपको आता है, ये आपको फील करना है। अब फॉर फीचर सीखना है, फॉर फीचर का एंट्री कैसे करते हैं। सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और सुनो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अशोक अपने 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया,
इसलिए इसका शेयर कैंसिल किए। जब हम बोले वो सेकेंड कॉल नहीं दिया तो इसका मतलब सेकेंड कॉल तक पैसा मांगे हैं, ठीक है, तो इसलिए उसका शेयर कैंसिल किए। कैंसिल करते वक्त आप बाद में री इशू कैसे कर रहे हो इस वर्ड से कोई मतलब नहीं है। मतलब अभी हम फॉरफिट का एंट्री करेंगे तो मुझे री इशू के सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है कि मैं री इशू कैसे कर रहा हूं, पार पे कर रहा हूं कि प्रीमियम पे कर रहा हूं कि डिस्काउंट पे कर रहा हूं, इससे एक सेंटेंस भी कोई मतलब ही नहीं है, 1% भी नहीं है। अभी आप फॉरफिट कर रहे हैं, पहले फॉरफीचर का एंट्री करिए, री इशू बाद में होगा, फॉरफीचर के बाद री इशू का पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमें कोई मतलब नहीं, बच्चे क्या करते हैं पूरा पढ़ लेते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग चलो, हम बोले फॉरफीचर कर रहे हो तो फॉरफीचर ही पढ़ो, री इशू से कोई मतलब ही नहीं है, री इशू तो बाद में आएगा ना, पहले फॉरफिट तो करिए, एक एक एंट्री पे मार्क्स है, ठीक है। चलिए, तो आप इसका शेयर कैंसिल कर रहे हो, क्यों कैंसिल कर रहे हो? क्योंकि उसने 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया। शेयर था कितने का? 10 का था। क्या आपने पूरा 10 रुपया मांगा था? हाँ। कैसे पता चला? जब सेकंड कॉल नहीं दिया, ये आखिरी कॉल है, तो यहाँ तक मांगे तभी तो कह रहे हैं कि वो नहीं दिया। अच्छा, इसका मतलब कॉल डब कितना हो गया? 10 रुपया। उसमें से उसने फर्स्ट कॉल का 2, सेकेंड कॉल का 2 नहीं दिया 500 शेयर पे। चलिए, इसका एंट्री करिए। शेयर को जब कैंसिल करते हैं, कुछ देर पहले आपको बताए थे, शेयर को जब कैंसिल करोगे तो हमेशा शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिगर कैसे लिखेंगे? जितना शेयर कैंसिल कर रहे हैं इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। अभी वाले क्वेश्चन में 500 शेयर कैंसिल कर रहे हैं और इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पूरा 10। ये 10 का शेयर 10 में ही इशू हुआ है, मतलब पार वाला केस है, प्रीमियम वाला नहीं है, क्योंकि 10 का शेयर था और 10 में ही इशू हुआ है, मतलब पार का केस है। 500 शेयर इनटू कॉल्ड अप 10, 5000। हम आपके समझने के लिए लिख दे ब्रैकेट में 500 इंटू 10, 5000, ठीक है। टू जो पैसा मांगे और नहीं मिला, जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला था बच्चे? उसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया। तो जब फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया, अच्छा फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया तो क्या दे दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो हम बताए ना, शेयर कैपिटल डेबिट, टू जो पैसा मांगे और नहीं मिला, मतलब कॉल्स इन अरियर, मतलब जो मांगा गया नहीं मिला। तो अगर आप कॉल्स इन अरियर पहले ओपन किए थे ना मिलने के टाइम में, तो फॉरफिचर में कॉल्स इन अरियर क्लोज करोगे, नहीं ओपन किए थे तो नहीं क्लोज करोगे, ठीक ना। तो फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल का 2-2 रुपया, जो पैसा नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, जो पैसा मांगे और नहीं मिले उसका नाम। अलॉटमेंट मिल चुका है तो इसलिए हम यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं लिखे हैं। जो फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं मिला बस उसी का नाम लिखेंगे। अगर फर्स्ट कॉल भी मिल गया होता, केवल सेकेंड कॉल नहीं दिया, तो केवल सेकेंड कॉल लिखा था। बट इन दिस क्वेश्चन क्लियरली गिवन कि वो फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया, जो नहीं दिया उसका नाम लिखाएगा उस इंस्टॉलमेंट का। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, सेकेंड कॉल का 2 रुपया, 500 शेयर पे 500 इंटू 2, 1000 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, 500 इंटू 2, 1000 रुपया सेकेंड कॉल का नहीं मिला। जो पैसा मिल गया इससे पहले वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो पैसा मिल गया। सवाल है सर कितना मिल गया, कैसे पता चलेगा? जब वो फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया तो केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, और एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3, मतलब 3 3 6। जो पैसा मिल गया 500 शेयर पे 6 के हिसाब से, वो 3000 रुपया यहाँ जाएगा। ये एंट्री हो गया। लिख दीजिए नरेशन, 500 शेयर फॉरफिटेड, एक सेकेंड, यहाँ नरेशन लिख दीजिए, 500 शेयर ऑफ अशोक forfeited due to non-payment of first call and second call money। फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं पे किया इसलिए उसका शेयर कैंसिल कर दिए, ठीक है। फिर सुन लो, जब शेयर कैंसिल करेंगे, यही आज की क्लास का नया पॉइंट था आपका, जब शेयर कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट। फिगर कैसे? कॉल्ड अप से 500 शेयर इंटू कॉल्ड अप 10,
5,000। 2 जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मिला, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं मिला, 2 शेयर सेकंड कॉल। और जो पैसा मिल गया वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा 500 शेयर पे 6 के हिसाब से। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिल गया ना, वो यहाँ पे गया। और नरेशन लिख दिए 500 शेयर्स ऑफ अशोक फॉरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मनी। ये शेयर के फॉरफीचर का एंट्री हुआ। ये क्या एंट्री था बच्चे? फॉरफीचर का एंट्री था। ये आज की क्लास का आपके लिए न्यू और इंपॉर्टेंट एंट्री था, बाकी तो सब पुराना ही था। ठीक है, ओके। अब यहां ध्यान दो आप, जैसे हम फर्स्ट कॉल मांगे थे तो 60,000 से डेबिट किए थे, मिलते टाइम में 59 से ही क्रेडिट किए, 1,000 से एक्सेस डेबिट था ना। अब हम जब अरियर ओपन नहीं किए तो फर्स्ट कॉल एक्सेस डेबिट था, आज हम उस फर्स्ट कॉल जो एक्सेस डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिए 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिख के 1000 से। सेकंड कॉल जब मांगे तो डेबिट किए थे 60 से, बट मिलते टाइम में सेकंड कॉल को क्रेडिट 59 से ही किए। 1000 से जो एक्सेस डेबिट था उसको भी आज हम क्या किए? क्रेडिट कर दिए सेकंड कॉल को 1000 से, मतलब अकाउंट क्लोज हुआ। अगर हम इस दिन कॉल्स इन अरियर यहाँ ओपन करते, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर ओपन करते तो उस केस में फर्स्ट कॉल पूरे से क्रेडिट होता। तो जब अरियर ओपन किया तो आज जब पैसा नहीं मिलता और फॉरफिट करते तो फॉरफीचर टाइम में यहाँ पे कॉल्स इन अरियर लिखते, यदि कॉल्स इन अरियर ओपन किए थे तो तब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं लिखते। लेकिन हमने ओपन नहीं किया इसलिए फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिखा। पॉइंट क्लियर है? और मैं कहूँगा ना बोले तो मत करो, बोले तो ओपन करना कंपलसरी है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम शेयर को री इशू करेंगे। ये फॉरफिट कर दिए। री इशू कैसे कर रहा है ध्यान दीजिएगा, मेन री इशू में ही आपको समझना है। फॉरफीचर तो आप कर लेंगे, री इशू समझिएगा, री इशू कैसे करेंगे। कह रहा है दीज शेयर वर री इशूड, मतलब हिज शेयर री इशूड, उसका शेयर री इशू कर रहे हैं एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। यहां ध्यान देना होता है, 2 फिगर दिया रहेगा, 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 9 पर शेयर 10 पेड अप, ऐसे दिया रहेगा। तो ध्यान रखना, री इशू जब करोगे, ध्यान रखो, जब री इशू जब करोगे तो एंट्री में री इशू टाइम में बैंक डेबिट होगा, ये बात पक्का है, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, ये बात भी पक्का है। जब भी शेयर को री इशू करोगे तो बैंक 2 शेयर कैपिटल होगा, बैंक डेबिट 2 शेयर कैपिटल होगा ही, ये बात पक्का है। पार का केस रहेगा तो यही एंट्री हो जाएगा अगर पार पे इशू करोगे तो। अगर प्रीमियम पे इशू करोगे तो बैंक डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा नीचे। और अगर डिस्काउंट पे इशू करोगे तो शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट 2 शेयर कैपिटल एज पर सिचुएशन। अगर पार में इशू करोगे तो बैंक 2 शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे इशू किए तो बैंक डेबिट शेयर कैपिटल डेबिट 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और अगर डिस्काउंट पे इशू किए तो बैंक डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 2 शेयर कैपिटल एज पर सिचुएशन, एज पर सिचुएशन। तो बच्चे यहां पे क्या बोल रहा है कि दीज शेयर वर री इशूड एट 9 पर शेयर एट फुल्ली पेड अप। ध्यान दीजिए इस वर्ड पे। तो बच्चे पेड अप के साथ जो वर्ड अटैच हो, ध्यान रखो, पेड अप के साथ जो वर्ड अटैच हो वो हमेशा शेयर कैपिटल में जाएगा। पेड अप के साथ क्या अटैच है? फुल्ली। अब फुल्ली मतलब फुल फेस वैल्यू, फुल्ली मतलब फुल फेस वैल्यू 10। अच्छा सर, मतलब पेडअप के साथ 10 अटैच है, ये आपने बोला शेयर कैपिटल में जाएगा पेडअप वाला। और दूसरा वाला जो फिगर है वो जाएगा बैंक में। मतलब आपको हम शेयर इशू किए 9 रुपये में और ये माने कि आपने पूरा 10 दे दिया। शेयर वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेडअप, आपने दिया 9 और हमने माना कि आपने पूरा दे दिया 10। मतलब 10 का शेयर हम आपको 9 रुपये में दे रहे हैं तो 1 रुपये के डिस्काउंट पे, 1 रुपये के डिस्काउंट पे। ठीक है, पेडअप में 10 है और आपने आपको री इशू किया 9 में, 9 का शेयर 10 का शेयर 9 में तो 1 रुपये के डिस्काउंट में। पेडअप वाला फिगर शेयर कैपिटल में जाएगा 10 रुपया। कितना शेयर? 500 शेयर, 500 शेयर इंटू 10, 5000 शेयर कैपिटल में गया और 500 शेयर इंटू 9, 4500 यहाँ आ गया। ठीक है, अब जा सोचो 10 का शेयर 9 रुपये में इशू किए 1 रुपये के डिस्काउंट में, 5000 का शेयर 4500 में इशू किए 500 के डिस्काउंट में। उस डिस्काउंट के लिए शेयर फॉरफीचर डेबिट करिएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। 500 शेयर इंटू 1, 500 के डिस्काउंट में। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर दिए ना।
और डिस्काउंट पे रीइशू करने के टाइम में हमने आपको एंट्री भी बताया था कि जब शेयर को डिस्काउंट पे इशू करोगे तो बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब सुनो क्या बोले कि लास्ट में आफ्टर रीइशू शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। चाहे ट्रांसफर करने के लिए बोले चाहे नहीं बोले, ट्रांसफर करना कंपलसरी है। फॉरफिटेड शेयर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना कंपलसरी है, चाहे ट्रांसफर करने के लिए बोले चाहे नहीं बोले। तो जब फॉरफिटेड शेयर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, उसका एंट्री करिए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सुनो फिगर कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिए। कैपिटल रिजर्व वाला फिगर कैसे लिखेंगे, आपको जाना है जिस एंट्री में फॉरफीचर हुआ था ये एंट्री, और शेयर को फॉरफिट करने पे फायदा कितने का हुआ था, 3000 का। जब आप इन शेयर को कैंसिल किए थे तो कितना का प्रॉफिट हुआ था, 500 शेयर पे 6 के हिसाब से आपको मिला हुआ था, 3000 का फायदा हुआ था। क्या जिस शेयर को आपने फॉरफिट किया उसको री इशू करने में आपको कोई लॉस भी हुआ है? तो हाँ, हमने डिस्काउंट पे इशू किया है और हमको 500 रुपये का लॉस हुआ है। तो फायदा हुआ था 3000 का, लॉस हो गया 500 का। तो अपने पास शेयर फॉरफीचर में कितना बचा, जैसे यहाँ पे शेयर फॉरफीचर क्रेडिट था 3000 से और अगले एंट्री में डेबिट हो गया 500 से, तो कितना बचा, कहोगे सर 2500। वो 2500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2500। अगर मान लो सर यहाँ पे हम पार पे इशू करते और लॉस नहीं होता तो पूरे 3000 ट्रांसफर होता। अगर सर प्रीमियम पे करते तो भी लॉस नहीं होता, तो भी 3000 ट्रांसफर होता। तो अगर मान लीजिए सर हमने तो फॉरफिट किया 500 शेयर और री इशू हम 400 शेयर ही किए, तो निकालते कि 500 शेयर का फॉरफीचर 3000, तो 400 शेयर का कितना, 400 शेयर का फॉरफीचर 2400 होता ना। उन 400 शेयर को रीइशू करने में जो नुकसान हुआ घटा लेते, तब ट्रांसफर करते। मतलब अगर आप प्रोपोर्शनेट रीइशू कर रहे हैं, पूरा रीइशू नहीं कर रहे हैं, तो जितना रीइशू कर रहे हैं उतने शेयर का फॉरफीचर में कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये आगे क्वेश्चन हम बताएंगे, उसमें बताएंगे। अभी आप इतना समझो, मैंने फॉरफिट किया 500 शेयर और वो पूरा 500 शेयर में रीइशू कर दिया हूँ। 500 शेयर के फॉरफीचर में हमको फायदा हुआ 3000 का, उन 500 शेयर के रीइशू में मुझे नुकसान हो गया 500 का। तो इस फायदे में से नुकसान माइनस कर लेंगे, लॉस माइनस कर लेंगे, जो बचा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये कंपलसरी है, यही आपके आंसर में रहेगा। लिख लीजिए यहाँ पे, शेयर फॉरफीचर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। आपको आंसर में यही मिलाना होता है, ठीक ना। बुक में आंसर में यही दिया रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन में दिस इज योर फाइनल आंसर। ये मैच कर गया, मानते हैं सही है, ठीक है। हालांकि स्टेप मार्किंग होगा। तो चलो बच्चे, अब आप सिस्टमेटिकली नोट करो। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पवन लिमिटेड वाला क्वेश्चन। ये उसका फर्स्ट 4 एंट्री नोट कर लीजिए। हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट 4 से 8 तक का नोट कर लीजिए, 5, 6, 7, 8 का नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट 8, 5 यहां आपका 8, 9, 10 हो गया, 10। उसके बाद ये आपका एंट्री नंबर 11 है, ये एंट्री नंबर 12 है, ये एंट्री नंबर 13 है, ठीक है।
अब हम इसको एक बार में पूरे ही क्वेश्चन को नोट हो गया। अब हम पूरे ही आंसर को एक बार में स्क्रीन पे लाते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन हुआ, यहां से लेके यहां तक का एंट्री, यहां से लेके यहां तक का एंट्री, उसके बाद इधर का एंट्री। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन, अच्छे से आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होगा फॉर फ्यूचर और रीइश्यू का पहला क्वेश्चन अब आप बनाएंगे, कई क्वेश्चन आगे का बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि हम फॉर फ्यूचर और रीइश्यू का और भी नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कंपनी का बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट डिस्कस करने के बाद फिर बड़े बड़े फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से ओरिएंटेड हैं उस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप बच्चे, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा, और क्वेश्चंस बनाइएगा। अगर कोई कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। अब मान लो बच्चे आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, आपको ऑनलाइन समझ में आता है और आप चाहते हो सर से ऑफलाइन पढ़ना, तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमसे ऑफलाइन पढ़ने के लिए गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करें। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, रविदास गेट के पास। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, रविदास गेट के पास। जिन बच्चे को भी हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना है वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में है, लंका पे है। हमारे ऑफलाइन सेंटर बच्चे 11th एंड 12th कॉमर्स का क्लासेस चलता है, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड या स्टेट बोर्ड, मीडियम इंग्लिश ओनली, हिंदी मीडियम नहीं, ओनली इंग्लिश मीडियम। जिन बच्चों को भी 11th एंड 12th कॉमर्स में बैच में एडमिशन लेना है, हमारे यहाँ मल्टीपल बैच अवेलेबल है, मॉर्निंग स्लॉट में भी अवेलेबल है, आफ्टरनून में भी अवेलेबल है बैचेज, इवनिंग में भी अवेलेबल है। जिनको भी एडमिशन लेना है आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। इसके साथ ही बच्चे हमारे यहाँ सीयूटी का भी प्रिपरेशन होता है। सीयूटी में बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। जिन बच्चे को भी सीयूटी में एम है कि हमें बीएचयू में पढ़ना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उन बच्चे को सपने को साकार करने के लिए गुडविल एडुकेयर में सीयूटी के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है, ताकि आपका लक्ष्य पूरा हो सके और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। साथ ही हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर बैचेज चलाते हैं। जिनको भी एडमिशन लेना है सेमेस्टर क्लासेस के लिए वो हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए। इसके साथ ही बच्चे अभी हमारे यहाँ एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 11th एंड 12th कॉमर्स का। नए बैच में जिनको भी एडमिशन लेना है 11th एंड 12th कॉमर्स के, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप करिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। साथ ही हम लोग सीयूटी बीकॉम के लिए न्यू बैचेज स्टार्ट किए हैं। सीयूटी बीकॉम के लिए इन बैचेज में भी आपको एडमिशन लेना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के वीडियोज़ को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने 8-10 कॉमर्स फ्रेंड्स को सेशन को शेयर करिए, क्योंकि उन बच्चों तक भी सही कंटेंट पहुंच सके। सिस्टमेटिक कंटेंट हम आपके लिए बना रहे हैं और हम मेहनत करते हैं, आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो हमें मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ बच्चे हमें प्यार करते हैं, लाइक करते हैं और आपका सपोर्ट से ही आज हम आपको सिस्टमेटिकली कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आप आगे भी सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाते रहिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।